हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक नई अपॉर्चुनिटी और एक गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हूं। आईडीबीआई बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है आईडीबीआई एग्जाम का, तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट तैयार हो जाते हैं आईडीबीआई बैंक के रिक्वायरमेंट से लेकर। तो उन सभी डाउट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ डाउट्स जो आपके होने ही होने हैं उन सब के बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहला जो डाउट रहता है आपका कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एग्जाम दें या नहीं दें। उसके बाद सर इस बैंक के अंदर तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, इसका तो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है और ये बैंक प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आता है, तो क्या इसका एग्जाम देना सही होगा? उसके बाद क्या सर इसके लिए कोई बॉन्ड साइन किया जाएगा? क्या सर इसके बाद अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें निकाल दिया जाएगा? वगैरह वगैरह आप लोगों के बहुत सारे डाउट बनते हैं और कुछ अप्लाई करने से रिलेटेड भी डाउट बनते हैं आपके। तो चलिए उन सभी डाउट्स के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही देखेंगे जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकला है और अब आईडीबीआई बैंक के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के नाम से जानी जाती है। देखिए, आईडीबीआई बैंक के अंदर तीन तरीके से रिक्रूटमेंट होता है फ्रेशर्स के लिए। सबसे पहली जो पोस्ट निकलती है वो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन, पहले इसका नाम केवल एग्जीक्यूटिव होता था, अब इसका नाम क्या कर दिया है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट होता था वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए होता था, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बीच में एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई है जिसको हम जैम के नाम से जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर तो 2 साल के बाद आपका वापिस से 2 साल के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपको क्या बना दिया जाएगा, जेम बना दिया जाएगा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। और उसके 1 साल के बाद फिर से एग्जाम होगा और उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। यहां पर डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट निकलती है और जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट निकलती है। तीनों में से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो केवल एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिस सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए आउट हुआ है, जिसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1000 रहने वाली हैं। 1000 पोस्ट दी गई है और अनुमान इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पर मंथ रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी दी जाएगी वो 29,000 होगी, 29,000 होगी। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ईयर का रेम्युनरेशन होगा वो 31,000 होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर से एग्जाम होगा। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और आपको बना दिया जाएगा जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद फिर आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि क्या सर ये एग्जाम देना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले इसका ही आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, तो हाँ 100% आपको ये एग्जाम देना चाहिए। ये एग्जाम आपके लिए ही बना है और आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, देन आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। उसको भूल जाइए कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है या बैंक प्राइवेट है, पहले गवर्नमेंट जॉब था प्राइवेट हो गया है, आगे इसका क्या होगा, उन सब बातों को भूल जाइए। ये याद रखिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपको एक जॉब की जरूरत है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो 1000 वैकेंसीज निकली हैं, जिसके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 448 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 94 है और एससी कैटेगरी के लिए 127 है, ओबीसी के लिए 231 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसीज हैं। और यहां पर
जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको हर कैटेगरी के अंदर 10-10 पोस्ट यहां पर दी गई है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है आज, यानी कि 6 नवंबर को आउट हुआ है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, किस चीज के लिए, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, या आपकी जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए कौन सी डेट यूज की जाएगी। तो उसके लिए जो डेट यूज की जाएगी वो 1 अक्टूबर है। आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास 1 अक्टूबर तक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका आता है और आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया के लिए भी जो डेट सेट की गई है वो 1 अक्टूबर सेट की गई है। उसके बाद कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 नवंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 16 नवंबर तक फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म फिल करने की और फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर रहने वाली है। और उसके बाद जो एग्जाम है बहुत ही जल्द कराया जा रहा है, यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, केवल आपको 25 डेज का भी टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जो एग्जाम है वो आपका 1 दिसंबर को है, संडे है, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन में हैं, आप आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई या अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए, वो प्रिपरेशन आपकी काम आएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 इयर्स है। इसके लिए आपको जो डेट यूज करनी है वो 1 अक्टूबर 2024 को यूज करना है। और अगर मैं क्लियर शब्दों में बात करूं तो आपकी जो बर्थ है, आपका जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपका 2 अक्टूबर ऑफ 99 का है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर ऑफ 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो बर्थ है 1 अक्टूबर ऑफ 2004 का है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी कैटेगरी के अंदर किया हो। मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए परसेंटेज या कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। जनरली यहां पर अदर नोटिफिकेशंस में यहां पर 55% या 60% का क्राइटेरिया रहता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास केवल पासिंग मार्क्स भी है ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो आपके लिए बेटर होगा, आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मैंने आपको रेम्युनरेशन बताया था, फर्स्ट ईयर में 29,000 रहेगा और सेकंड ईयर में 31,000 रहेगा। और प्योरली ये जो जॉब है, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। आपके साथ सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर सेटिस्फाई है बैंक आपसे, आपकी सर्विस से, तो सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाएगा। अपडेट हो जाता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपसे यहां पर कोई भी बॉन्ड साइन नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या देख सकते हैं इसमें, उसके बाद आपके लिए जैम के लिए रास्ता खुल जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर आप क्या रहेंगे, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, एग्जाम के बाद आप बन जाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। और एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जब आप रहेंगे उस टाइम पर आपका सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपकी टोटल ईयर की सैलरी वो 6 लाख समथिंग रहेगी। तो मैं अनुमान ये मानकर चलता हूं कि आप 50,000 के हकदार हो जाएंगे। 50,000 के आसपास आपकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। कब, जब आप जैम बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप 1 साल के बाद
असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और उस टाइम पर जो इन हैंड सैलरी होगी वो 70K के करीबन होगी आपकी। ठीक है, इसके बारे में अदर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अदर जानकारी दूंगा सैलरी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाली है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि आपका 1 दिसंबर को है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑनलाइन टेस्ट है और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है। बाकी जो मेडिकल टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो लेवल बहुत ही इजी आने वाला है क्योंकि ये क्लरिकल जॉब है। और अगर हम एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें तो आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 से मैच होता है, बस थोड़ा सा यहां पर चेंज है। अगर हम यहां पर रीजनिंग को 80 मार्क्स कर दें, ठीक है, जो 20 मार्क्स हम इंक्रीज करेंगे वो इंग्लिश और क्वांट से उठा ले 10-10 मार्क्स, तो सेम आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एग्जाम क्यों देना चाहिए, यहां पर सिंगल एग्जाम है, प्री और मेंस का कोई झंझट नहीं है। आप सिंगल एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आपके हाथ में जॉब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग है, रीजनिंग 60 मार्क्स के लिए आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, सॉरी 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। और इसके लिए यहां पर सेक्शनल टाइम रहने वाला है 40 मिनट्स, सही टाइमिंग दिया गया है। और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए और 20 मिनट्स। उसके बाद क्वांट जिसके अंदर डीआई वगैरह पूछी जाती है आपसे, और 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट्स का टाइम रहेगा। और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस 60 मार्क्स की रहेगी और 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर बाकी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हम फीस देख लेते हैं। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एग्जाम फीस होगी वो 250 रहेगी। और अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1050 रुपीज, 1050 रुपये आपसे फीस चार्ज की जाएगी एग्जाम के लिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आपके जो डाउट्स थे। ठीक है, कि एग्जाम देना चाहिए, तो मैंने बताया आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एग्जाम जरूर दें। किसी की बहकाई में ना आए कि एग्जाम नहीं देना है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो क्या हुआ, आपको जॉब चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे और कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो आप स्ट्रेस झेलेंगे जब तक आपका कोई दूसरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आप इस एग्जाम को पहले क्वालिफाई तो कीजिए, जो ज्वाइन करना ना करना वो बाद की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वालिफाई कीजिए इस एग्जाम को। क्या रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अभी आपने फेज 1 का एग्जाम देखा होगा, ठीक है, सभी बच्चों के तोते उड़े हुए थे और बहुत ही कम बच्चों ने क्वालिफाई किया था, अच्छा लेवल का एग्जाम पूछा गया था। तो आपको एग्जाम डिफरेंट एग्जाम ट्राई करते रहना चाहिए, भले ही आप बाद में ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कोई दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, फ्यूचर में आपका जनवरी या फरवरी के अंदर आपके जो IBPS के इंटरव्यू होंगे, ठीक है, उन एग्जाम्स के अंदर जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे और वहां पर अगर आप ये मेंशन करते हैं कि आपने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, भले ही आपने ज्वाइन किया है नहीं किया है, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इंटरव्यू में काफी हेल्प मिलेगी और अदर एग्जाम्स जो आप दोगे, क्योंकि अभी SBI क्लरिकल, SBI PO आने वाला है, तो आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे कि सर मैं ये एग्जाम रहने देता हूं और SBI को प्रेफर करता हूं। बेटा SBI निकलेगा नहीं निकलेगा किसको पता है, अगर श्योरिटी है तो आप फिर SBI ही दीजिए।
ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं है डिस्कस करने की। तो आपको एग्जाम देना ही देना है, मैंने सही शब्दों में आपको समझाया है। तो चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।